हेलो, मैं हूँ पोपटलाल। मैं हिंदी सीख रहा हूँ, शुद्ध हिंदी। मैं शुद्ध हिंदी बोल कर दिखाऊंगा और लिख कर भी दिखाऊंगा। मैंने पिछली क्लास में सीखा था अ आ ई ई उ ऊ ए ए ओ ओ। देखा, मुझे हिंदी आ गई। रुको पोपट रुको पोपटला, सिर्फ आ ई उ ऊ ए हिंदी नहीं है। इसके अलावा भी हिंदी में बहुत कुछ है। जो बच्चों आपने कल पिछली क्लास में सीखा था वो तो सिर्फ स्वर हैं। अभी तो हिंदी के बहुत से हिस्से बाकी हैं। तो आज फिर हम शुरू करेंगे उन स्वरों के बाद व्यंजनों के साथ स्वर का प्रयोग। तो हेलो बच्चों, सबसे पहले पिछली जो क्लास थी आपको समझ में आई होगी। अब हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम करेंगे व्यंजनों के साथ किस तरीके से हिंदी में प्रयोग किया जाता है। क्या हुआ? व्यंजन नहीं पता? इसको व्यंजन नहीं पता, आपने पहले नहीं सीखे। व्यंजन आपने सीखे हैं, आप तो नर्सरी से गए हैं क्लास में। तो क से लेके ग ज्ञानी तक जो आप पढ़ते हैं वो सभी व्यंजन है। अब व्यंजनों का, हर व्यंजन का अपना एक स्थान है कि वो कहाँ से पढ़ा जाएगा और कहाँ से टकराकर उसकी जो ध्वनि है वो बोली जाएगी। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था ना, कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं होगा। हर एक व्यंजन में एक स्वर अ होता ही होता है और उसके बाद अन्य मात्राएं उसमें लगती हैं। तो अगर आपसे ये कोई कहे कि एक व्यंजन में कितनी मात्राएं लग सकती हैं, इसे नहीं पता? आप बताइए, सोचिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मुझे। एक वर्ण में आप कितनी, एक मतलब व्यंजन में कितनी मात्राएं लगा सकते हैं, और मुझे सर्च करके बताइएगा, खोज कर बताइएगा कि आपने आज तक कितनी मात्राओं का प्रयोग किया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं व्यंजनों की तरफ। सबसे पहले हम क वर्ग की बात करेंगे। जो व्यंजन है उनको अभी एक वर्ग होता है, 5 के समूह में ये होते हैं और इनका मैं आपको ध्वनि स्थान बताती हूँ। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर मेरे पास ये 5 व्यंजन हैं। इसे कहते हैं, पहला वर्ग क है तो क वर्ग कहेंगे इसे। क, ख, ग, घ, ण। क, ख, ग, घ, ण। क ख ग ण में क्या विशेषता है बेटा कि ये कंठ से बोले जाते हैं। इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। अब कंठ कैसे पता चलेगा आपको कि मतलब मेरा कौन सा, ऐसा देखो, कंठ तो हम इसको मानते हैं कि यहाँ से जाता है, ठीक है। जो हमारी जीभ है वो निचले स्तर पर होती है, अपने सबसे नीचे टच करेगी, थोड़ा सा दांत से टच के एरिया में रहेगी, ठीक है। तो यानी कि जीभ का इस्तेमाल का होगा इसमें, और कंठ से निकलने वाली ध्वनि, और जीभ हमेशा नीचे रहेगी, ठीक है। यानी कि आपके जो पोपटलाल है वो बताएंगे कि कंठ की ध्वनि जो है वो कैसे निकलेगी। पोपटलाल जी आइए। क, ख, ग, घ, ण। ये जो जीभ है आपकी ये नीचे रहेगी। अब बोल के देखिए, क, ख, तो जीभ नहीं हिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। मुंह खोलना नहीं है आपको, क्योंकि इसमें अ का उच्चारण नहीं हो रहा है। क, ख, ग, मुंह बंद रख के करिए। क, ख, ग, घ, ण। ये आपका उच्चारण स्थान है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जो अ है इसका भी उच्चारण स्थान कंठ से होता है। आ, अ, आ। आपकी जीभ बिल्कुल स्थिर है, नीचे पड़ी रहेगी, ठीक है। आपको जोर नहीं लगाना, वो निचले हिस्से से ही इस्तेमाल होगी, यानी कि जो जीभ है ये यहाँ रहेगी। अब आप बोलेंगे क, ख, ग, घ, ण, अ, आ। इसके अलावा ह है, जो बोलते हैं ना ह, तो जीभ देखो आपकी नीचे रहेगी, ह, और आवाज़ यहाँ आएगी ह, क, ख। सारा मतलब जो आपको लगेगा ना कुछ टकरा रहा है यहाँ पर, यहाँ
आपके ये इस वाले हिस्से में, पोपटलाल जी के इस हिस्से में आवाज़ आएगी, यहाँ नहीं आएगी। ये आपका ये नहीं, चिन्ह है ये आपकी, ठीक है, थोड़ी जिसको कहते हैं, ये वाला, ठीक है। यहाँ गले में यहाँ लगेगा तुम्हें कि हवा पहले यहाँ टकराएगी। जो क वर्ग का जो व्यंजन है, आवाज़ आपको यहाँ टकराती हुई मिलेगी, कंठ से निकलती हुई, और जीभ बिल्कुल स्थिर। अ, आ, क, ख, ग, घ, ण, ह। इसके बाद देखिए दूसरा वर्ग जो है आपका च वर्ग। च वर्ग में बेटा च, छ, ज, झ, ञ। फिर से देखिए च, छ, ज, झ, ञ। तो जो आपका ये वर्ग है वो है च वर्ग। ये आपका जो ट वर्ग है बेटा, ये आपका आता है तालु से उच्चारण। तालु कौन सा हिस्सा होता है? जैसे ही हमारा होठ हो गया, होठ के जो पीछे क्या है, दांत, और दांत के पीछे का हिस्सा बताएंगे आपके पोपट जी कि कैसे खुलेगा और कौन सा हिस्सा उनका तालु है या मूर्धा है। कंठ तो मैंने आपको बता दिया कि कंठ यहाँ है। तो आप बताइए पोपट जी खोलकर कि तालु कहाँ है। तालु देखिए बेटा ध्यान से, ये है दांत, ठीक है, ये इनके दांत हैं। ही नेवर बाइट, ये नहीं काटता। इसके बाद ये जीभ है, इसके बिल्कुल दांत से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है ना, ये वाला देख रहे हैं आप, ये वाला, ये होता है आपका मूर्धा। और इसके नीचे जो है ये आपका ये वाला जो अंदर की थोड़ा थोड़ा दबा होता है, ये है आपका तालु। और यहाँ से जो टच करती है यानी कि छूती है, स्पर्श करती है, वो है आपकी जीभ। जब जीभ यहाँ से ऐसे स्पर्श होगी, ठीक है, ऐसे नहीं, नोक नहीं आएगी जीभ पे, बल्कि ये उठ जाएगी हल्की सी, और यहाँ से छूती हुई जो हवा निकलेगी, जो वायु निकलेगी, वो उच्चारण करेगी। तो बढ़ के देखिए च, तो जो जीभ है वो यहाँ छुएगी, च, छ, ज, झ। स्वरों में देखो ई, यहीं पर टच करेगी, ई, दांत बंद करके देखिए ई, तो जीभ जो है यहाँ हल्का सा स्पर्श करेगी, हल्का सा लगेगा कि छूने जा रही है, बड़ी ई। तो ये जो उच्चारण स्थान है ये आपके तालु के हैं। इसके बाद अगला आता है मूर्धा। मूर्धा में आपका आता है कौन सा, ट, ठ, ड, ड, ढ, ञ, ट, ठ, ड, ढ़, ञ। अब देखिए इसके उच्चारण में आपको मैंने बताया ना मूर्धा कौन सा हिस्सा होता है, ये वाला बिल्कुल दांत से जुड़ा हुआ। और ये जो जीभ है ना, इसकी ये जो नोक है, ये यहाँ पे छुएगी आपकी। पढ़ के देखिए ट, ठ, ड, ढ, ञ। आ रही है ना ध्वनि इसके अंदर। तो यही आपका जो है मूर्धा है। अगला वर्ग देखिए त वर्ग। त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। इसके अंदर की क्या विशेषता है बेटा कि त वर्ग जो है ना वो दांतों को छूता हुआ निकलता है, ठीक है। ये पूरा 5 समूह जो है ये पूरे त वर्ग के हैं, ठीक है। इसको 5 समूह को हम त वर्ग का नाम देंगे। तो पोपटलाल जी बताइए कैसे उच्चारण करेंगे आप। दांत से छूना चाहिए आपके, तो देखिए कैसे पढ़ेंगे ये, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। तो जीव जो है आपकी वो दांतों को छुएगी, इसलिए इसका स्थान जो है उच्चारण स्थान दंत से माना जाता है। इसके बाद जो पद है, जो आपका वर्ण बनता है वो है प, प, फ, भ, भ, म। प, फ, ब, भ, म। अब देखो मेरे होठों को ध्यान से देखिए, प, फ, ब, भ, म। तो मेरे सारे होठ हिले हैं, ठीक है, इसीलिए इसका नाम ओष्ठ है। मतलब इसका उच्चारण में सबसे पहले होठों से हवा टकराएगी, फिर बाहर निकलेगी। जब होठों से टकराएगी इसलिए ये ओष्ठ कहलाते हैं।
इसके बाद आपके देखिए कितने वर्ग हो गए, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। आपको एक बात बताती हूँ बहुत अच्छी, कि इनका जो पांचवा वर्ग का जो पांचवा आखिर का वर्ण है, ठीक है, वो हमेशा आपका नाक से उच्चारण होता है। कौन सा पांचवा वर्ग? तो आपके हो गए कुल मिलाकर 5 वर्ग, और इन पांचों की को ही आपको अभ्यास करना है कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ है। ठीक है, एक ही ग्रुप का ध्यान रखिएगा, जीव का याद रखिएगा। बस आपका जीव का देखो, आपको क्यों जानना है कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, क्योंकि देखो कई बार आपने देखा है ना कि वो तोतला है, वो नहीं पढ़ पाता है ना, कुछ का कुछ आप पढ़ रहे होते हैं, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर है, जीभ है, दांत है, होंठ है, वो नहीं बन पा रहे हैं। आप उसकी जगह कहीं ना कहीं जीभ को कहीं और टच करते हैं। कुछ बच्चों की ना जो जीभ है वो ऊपर तक नहीं जाती है। इससे क्या होता है कि जो आपका तालू वाला है, जो बिल्कुल ऊपर तक जीभ उठानी होती है, फुलानी होती है ना, वो साउंड सही नहीं आता है। या आपका जो आपका मूर्धा वाला है, हल्का सा जीभ से इधर से टच करेगा, है ना, वो नहीं कर पाते हैं, तो आपको वहाँ दिक्कत होगी। जीभ आप उठा पा रहे हैं, टर्न कर पा रहे हैं, त में कहाँ ले जानी चाहिए जीभ, दांतों के पास, ठीक है। इसको आप अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल शुद्ध ध्वनि आएगी। आपको एक कॉमन बात बताती हूँ, स, श और श, षटकोण वाला, शलगम वाला और स्लेट वाला, आप हमेशा उसमें गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि आप पढ़ने में क्या करते हो, उसका उच्चारण स्थान याद ही नहीं करते। अब इनका भी अलग उच्चारण स्थान है। ये देखिए बेटा, श, श और स, इसमें अंतर देखिए। पोपट जी बताएंगे कि ये जो श है ये तालु का स्थान है। तालु मैंने आपको बताया था ना, जिसमें जीभ आपकी बीच में ही खुलेगी और हल्का सा ऊपर की ओर उठेगी, टच करेगी बीच वाले भाग को। श मूर्धा का स्थान है। मूर्धा मैंने बताया था ना, जस्ट दांत के नीचे आपकी जीभ जो है यहाँ आएगी, यहाँ, ये वाला मूर्धा, ठीक है। तालु, मूर्धा, स कहाँ जा रहा है आपका, बताइए। बहुत आसान है, दांत पे, तो इसका स्थान है दंत। स, जीभ दांत की तरफ जाएगी, स, है ना, तो यानी कि जीभ का ही सारा खेल है इन श, श और स में। यानी कि पहली आपका जो जीभ है ये खुल के आपके तालू पे टच करेगी, टच ना करे, हल्का सा मतलब इसकी तरफ उभार आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद जीभ आपकी मूर्धा पे आएगी, श में, और स में दांत की तरफ, ये स, है ना, एकदम से खिंच के जीभ जाएगी स। तो यानी कि जीभ का भी देखा कितना महत्व है। जीभ का महत्व इतना है कि खाने के अलावा भी ध्वनियों को अलग अलग बोलने में ये घूमती है, ठीक है ना। तो जाने के स्थान का तो इस्तेमाल करना ही है, और इसमें जीभ बताइए आपकी कहाँ टकरा कर ध्वनि निकलेगी। तो आप, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात भूलेंगे नहीं कि तीनों श का उच्चारण कैसे होगा, और जब सही बोलेंगे आप तो आप उसको सही लिख भी पाएंगे कि स से सपेरा, तो स सपेरा में कौन सा सा है, स, तो ये क्या हो रहा है, दांत की तरफ टच कर रहा है, तो स्लेट वाला जो है स जो है वो आएगा, यानी कि जो दंत को टच करता होगा, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था इन तीनों में दंत को ये वाला टच करता है ना। शलगम, श, जीभ देखो खुली ना हल्की सी पीछे की तरफ, श, बोलो शलगम, तो ये जीभ जो ऐसे शलगम, तो श जो है शलगम कौन सी है आपकी, ये वाली, ठीक है। और श से षट, षटकोण, षटभुज, ठीक है। तो श, तो ये वाली जो है जीभ देखो यहाँ टच करेगी, है ना, मूर्धा पे, ये वाली। तो आपको ये अच्छा लगा होगा बेटा वीडियो, ठीक है। इसके अलावा अब आपके संयुक्त व्यंजन मैं अगली क्लास में कराऊंगी, अनुनासिक और अनुस्वार पे भी कराऊंगी, और इनके साथ मैं आपको बताऊंगी। अभी तक मैंने आपको सिर्फ उच्चारण स्थान बताया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर मैं ये कहूँगी कि इसका स्थान बताइए तो आपको बताना होगा मुझे, जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें बताना पड़ेगा कि ये कहाँ से निकल रही है ध्वनि। उसके साथ हम अपने स्वरों की मात्राएं जोड़ते हैं, तो हमें और ध्यान रहेगा कि एक तो जैसे हमने अ बोला, ठीक है, और क कंठ से बोला, आ बोलूँ, बड़ा आ करूँ तो का, आ, तो होठ भी इस्तेमाल होंगे मात्रा के साथ,
ठीक है, मैंने आपको बताया दोनों का स्वर क्या है, कंठ से है, कोई दिक्कत नहीं है। ट में टा तो आ, ठीक है, ध्वनि गले की भी आएगी और आपका ट जो आपका मूर्धा में टच हो रहा है वो भी आपका लगेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ध्वनियाँ ऐसा नहीं है कि एक ध्वनि जो है सिर्फ एक ही स्थान से निकलेगी, मात्राएं भी वहीं से निकलेंगी, नहीं। जब हम उसको मुंह के साथ अलग अलग मात्राएं बोलेंगी तो उनका भी अपना अपना स्थान है उच्चारण का, वो उसके साथ इस्तेमाल होगी। तो सोचो जीभ और हमारी जो सांसें हैं वायु, ठीक है ना, उन शब्दों के उच्चारण में कितनी मेहनत करती है ना, और तब हम इतनी सारी आवाज़ें निकाल पाते हैं। नहीं तो हम जानवर की तरह एक ही आवाज़ निकाल पाएंगे। तो ये हमारा अभ्यास है कि हम इतनी सारी आवाज़ें निकाल सकते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आपसे मैं इस वीडियो में यहीं विदा लेती हूँ, ठीक है पोपट जी। आप भी अभ्यास कीजिएगा और बच्चों आप भी अभ्यास कीजिएगा। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना अच्छा बोलेंगे। ओके बाय बेटा।